नमस्कार, 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। महाराष्ट्र में कल शाम को जब एकनाथ शिंदे राजभवन में शपथ ले रहे थे, ठीक उसी वक्त बाहर चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थी। जी, शिंदे के सत्ता पथ पर कदम रखते ही चुनौतियों से सामना एकनाथ शिंदे का शुरू हो गया है। और सबसे पहली और बड़ी चुनौती जो है वो बारिश के पानी से मुंबई को बचाने का है। 2 दिन की बारिश ने मुंबई का बुरा हाल कर दिया है। अब सवाल यह है कि शिंदे के पास मुंबई को बारिश के कहर से बचाने का फॉर्मूला क्या है। शिंदे आपदा प्रबंधन की टीम के साथ इस मुद्दे पर मीटिंग भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिंदे राज की शुरुआत हो चुकी है और शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर ऐसे वक्त में शपथ ली है जब मुंबई मानसून की बारिश से पूरी तरह तरबतर है। ये मुंबई और आसपास के इलाकों में आज की तस्वीरें हैं। मानो कुदरत की ओर से नई सरकार को ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपका सामना इसी चुनौती से होने वाला है। मुंबई जो कि दौड़ने, भागने और हमेशा चलते रहने के लिए जानी जाती है, वो मुंबई बरसात के दिनों में इस कदर डूब जाती है कि सरकार और बीएमसी पर हमेशा सवाल उठते हैं। अब महाराष्ट्र में सत्ता बदली है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि शहर और आसपास के इलाकों की तस्वीर बदलेगी। वैसे बारिश तो कल से ही रुक रुक कर हो रही है, लेकिन आज सुबह से कई इलाकों में बारिश ने ट्रैफिक को प्रभावित किया। कहीं पानी जमा है तो कहीं सबवे बंद है। एक्सप्रेसवे पर जाम के हालात हैं। मुंबई के लोगों को सुबह शायद ये उम्मीद रही होगी कि सत्ता के नए सरकार बारिश के पानी में उतरकर शहर के लोगों का हालचाल जानते दिखेंगे, लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे कल रात सीधे गोवा गए, जहां उनके साथी विधायक होटल में उनका इंतजार कर रहे थे। शिंदे को बगावत में इन्हीं विधायकों का साथ मिला है, जिसके बाद वो सूबे की सत्ता के शिखर पर पहुंचे हैं। लिहाजा सबसे पहले मेल मुलाकात का अधिकार तो इन्हीं विधायकों का बनता था। अब जब सरकार बन चुकी है तो उम्मीद है कि शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मिलकर मुंबई को बारिश से होने वाली समस्या से निजात दिलाएंगे। शुरुआत सरकार की तरफ से हो चुकी है। मुंबई बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और विधायक आशीष शेलार ने बीएमसी हेडक्वार्टर दोपहर को पहुंचकर आपदा प्रबंधन टीम से बातचीत की। शेलार ने मानसून की तैयारियों का जायजा भी लिया। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है बीएमसी। इसी बीएमसी पर मुंबई को संभालने की जिम्मेदारी है। बीएमसी पर इस वक्त शिवसेना का कब्जा है। कुछ दिनों बाद बीएमसी के चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र में सत्ता का जो उलटपुलट हुआ है उसके पीछे एक गणित बीएमसी पर कब्जे का भी है। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे बीजेपी की प्लानिंग शिवसेना में सेंध लगाकर सबसे बड़ी महानगर पालिका पर कब्जा करने की है। बीजेपी अगर अपना सीएम बनाती तो बीएमसी चुनावों के दौरान इमोशनल कार्ड खेलते हुए उद्धव ठाकरे ये कह सकते थे कि बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए उनकी पार्टी तोड़ दी, और अगर ऐसा होता तो बीजेपी का मूल मकसद ही फेल हो जाता। लेकिन एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के हाथ से वो हथियार भी छीन लिया। बीएमसी का इस साल का बजट 45,949 करोड़ का है। इसमें जल निकासी के लिए बजट 2,132 करोड़ का है। बीएमसी के अधीन करीब 1 करोड़ 29 लाख की आबादी आती है। साल 1996 से बीएमसी में शिवसेना का मेयर है। एक बार बीजेपी के हाथ में बीएमसी की सत्ता आ गई तो फिर उद्धव ठाकरे राजनीतिक और रणनीतिक दोनों तरफ से कमजोर हो जाएंगे और सत्ता के खेल के इस पूरे एपिसोड में बीजेपी का मूल मकसद यही है। 2017 के मुंबई महानगर पालिका चुनाव में बीएमसी पर कब्जे के लिए भाजपा और शिवसेना के बीच कांटे की टक्कर हुई। इस मुंबई महानगर पालिका चुनाव की 227 सीटों में से शिवसेना ने 84 और बीजेपी ने 82 सीटें जीती। अब भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के जरिए उद्धव ठाकरे को कमजोर करने के अलावा बीएमसी पर अपना मेयर बिठाना चाहती है। अब जरा मुंबई से बाहर निकलिए। मानसून के इस मौसम में महाराष्ट्र के कई इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कभी सांगली डूबता है तो कभी रायगढ़ और कोल्हापुर। पिछले साल की ये तस्वीरें देखिए जब रत्नागिरी जिले का चिपलून शहर पानी में समा गया था। अगर पिछले साल की बात करें तो जुलाई महीने में महाराष्ट्र के
10 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इनमें रत्नागिरी, रायगढ़, कोल्हापुर, ठाणे, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, पुणे, वर्धा और मुंबई उपनगर शामिल हैं। इसके अलावा भी करीब आधा दर्जन और जिले हैं जहां बाढ़ का असर दिखता है और नई सरकार और नए सीएम के सामने सबसे पहली चुनौती इसी से निपटने की होगी। जहां तक मुख्यमंत्री शिंदे का सवाल है तो शिंदे बाढ़ और बारिश के पानी में उतरने से कभी कतराते नहीं दिखते। ये पिछले साल का वीडियो है जब 24 जुलाई को रायगढ़ जिले में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई थी। तब एकनाथ शिंदे प्रभावित गांवों में पैदल घूम रहे थे, लोगों को भरोसा दे रहे थे और अफसरों को जरूरी निर्देश। शिंदे का एक और वीडियो देखिए जो साल 2019 का है। इनके अपने इलाके में 27 जुलाई को महालक्ष्मी एक्सप्रेसवे बाढ़ के पानी में फंस गई थी। करीब 700 से ज्यादा लोग बदलापुर में फंसी ट्रेन के अंदर थे। उस दौरान शिंदे मंत्री थे और पैदल पानी में उतरकर राहत बचाव का काम देख रहे थे। इस दौरान एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अजय दुबे ने एकनाथ शिंदे से बात भी की थी। लोकल जो सिस्टम है, रेस्क्यू टीम है, वो सब लोग काम कर रहे थे। अभी बहुत से सभी लोगों को निकाला है, कुछ लोग हैं उनको भी निकाल रहे हैं। अभी सर, जो रेस्क्यू का बात आप कर रहे हैं, स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय लोग, जो लोग रेस्क्यू होके आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि इन्होंने मदद की, पर प्रशासन के पहुंचने में बड़ी देरी हो गई, घंटों भूखे प्यासे रहना पड़ा। ये बात देखिए, अभी रात से बारिश गिर रही थी, बहुत जोरों की बारिश थी और इसमें सभी जो यहाँ के जो रास्ते हैं वो भी पानी के नीचे थे, इसलिए बचाव कार्य में जरूर कुछ अड़चनें आई है, लेकिन अभी सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। अब शिंदे के सामने सबसे पहली चुनौती यही है कि इस तरह के हालात फिर न बने, इसकी तैयारी सुनिश्चित करें, क्योंकि अब शिंदे ही सरकार है और सरकार ही शिंदे है। तो फिलहाल तो शिंदे के सत्ता पथ पर चुनौतियों की झमाझम बारिश हो रही है और ऐसे में सी वोटर के सर्वे का आज का सवाल आपके सामने रख देते हैं। शिंदे को सीएम बनाने का फैसला सही या गलत? आंकड़े आपके सामने, आप देख सकते हैं 56% कह रहे हैं कि बिल्कुल सही फैसला है, हालांकि 44% इस फैसले को गलत मान रहे हैं। सीधे आपको हैदराबाद लेकर चलेंगे जहां कल से बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। जेपी नड्डा हैदराबाद पहुंचे हुए हैं और यहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज रोड शो है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सभी हैदराबाद पहुंचेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले ये रोड शो क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए रोमाना, हैदराबाद और राज्य तेलंगाना को दक्षिण का द्वार कहा जाता है और दक्षिण के द्वार में कार्यकारिणी से पहले जेपी नड्डा का ये रोड शो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है। जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर जताना चाहती है कि दक्षिण में अब उनका परचम लहराने की पूरी मंशा है। तेलंगाना में उनको 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव की तैयारी को हम मान सकते हैं कि इस रोड शो के द्वारा, इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी तैयारी के रूप में देख रही है। तेलंगाना में सत्ता पे काबिज होना, हमारी कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हुई है, कई वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है, कई पूर्व मंत्रियों से बात हुई है। उनका साफ कहना है कि 2023 में तेलंगाना में सत्ता पे काबिज होना बीजेपी की मंशा है और उसी के तहत ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी हैदराबाद में आयोजित की जा रही है। खास बात ये कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बल्कि 19 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उसके अलावा करीब 80 वरिष्ठ बीजेपी के नेता शामिल होंगे यहाँ पर रोमाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये रोड शो जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरीके से बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कल से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा का आज ये रोड शो, और माना यह जा रहा है कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना वो दूसरा राज्य दक्षिण में जहां पर बीजेपी ने कमल खिलाने की ठान ली। तो ये ताजा तस्वीरें आपके सामने, और जिस तरीके से मैं जिक्र कर रही थी कि माना यही जा रहा है कि दक्षिण भारत में कर्नाटक के बाद अब बीजेपी की तरफ से ठान लिया गया है कि तेलंगाना में कमल खिलाना है। और ऐसे में हैदराबाद की ये तस्वीरें जो कहीं ना कहीं तेलंगाना की जो टीआरएस सत्ताधारी पार्टी है
उसकी मुश्किलें भी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। ये जन सैलाब हुजूम जो इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है हैदराबाद की सड़कों पे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री बने हुए 24 घंटे होने वाले हैं, लेकिन उनकी निराशा अब तक छलक रही है। आज तो देवेंद्र फडणवीस पार्टी मुख्यालय में सरकार में वापसी के जश्न में शामिल तक नहीं हुए। न सरकार में शामिल होने को लेकर इच्छुक थे, मैं सरकार के बाहर रहूंगा। न डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते वक्त खुश दिखे। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की न सरकार बनने के जश्न में शरीक हुए। आखिर देवेंद्र फडणवीस इतने दुखी क्यों हैं? मुंबई में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने सरकार में वापसी का जश्न मनाया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस यहां भी नहीं पहुंचे। उनके यहां कटआउट लगे हुए थे। उत्साही कार्यकर्ता फडणवीस के कटआउट को ही मिठाई खिलाने लगे। इस पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, मुंबई में भाजपा कार्यालय में शादी हो गई पर दूल्हा गायब है। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री की दावेदारी के बीच आखिरी समय में उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले से फडणवीस सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले शिंदे के साथ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था कि वो सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन बाद में उन्हें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का निर्देश मानना पड़ा। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। यहाँ तक कि फडणवीस वाले एपिसोड से शिवसेना भी चकित है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया है, हमें हैरानी होती है तो देवेंद्र फडणवीस को लेकर। उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में वापस आना था, परंतु बन गए उप मुख्यमंत्री। खुद बीजेपी नेता भी मान रहे हैं कि सीएम के दावेदार फडणवीस का डिप्टी सीएम बनना खुद उनके लिए कष्टदायी फैसला था। यह निर्णय बताते वक्त उनकी आंखें नम हुई थी और हम सारे लीडर भी वहाँ पे पूरे भावुक हो चुके थे, क्योंकि ये बहुत ही क्लेशदायक और कष्टदायक निर्णय था उनके लिए भी, क्योंकि पहले सीएम पद पे काम करना फिर डिप्टी सीएम पद पे काम करना, ये बहुत ही कष्टदायक निर्णय था। वैसे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ घटा वो काफी हद तक बोर्ड पर खेले जाने वाले सांप सीढ़ी के खेल जैसा हुआ। इसको हम आपको डिटेल में इसी ग्राफिक्स के जरिए आप समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे सांप सीढ़ी के खेल में होता है ना कि जीत के बिल्कुल मुहाने पर पहुंचते हुए कई बार खिलाड़ी को सांप आकर काट लेता है और वो खिलाड़ी गिरकर सीधे पहुंच जाता है नीचे एक नंबर वाले खाने में। महाराष्ट्र की राजनीति में भी सांप सीढ़ी जैसा ही खेल हुआ है। उद्धव ठाकरे सीएम की कुर्सी पर विराजमान थे, 5 साल का टर्म पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सांप सीढ़ी के खेल में धड़ाम हो गए। इसके बाद लग ये रहा था किंग मेकर देवेंद्र फडणवीस 100 तक पहुंच जाएं, लेकिन 99 पर यानी जीत से ठीक पहले एक फैसले ने उन्हें वापस आधे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। डिप्टी सीएम बने महाराष्ट्र में, और इस सब के बीच चाल जो फिट बैठी, गोटी जो बढ़िया पड़ी, वो एकनाथ शिंदे की। उद्धव के पुराने साथी शिंदे की गोटी ऐसी फिट बैठी, विजेता बन गए। सांप सीढ़ी के इस खेल में बाजी मार ले गए एकनाथ शिंदे। लेकिन बीजेपी के कई नेता अब ये कह रहे हैं कि ये सब बड़ी रणनीति के तहत हुआ है, जिसके टारगेट पर है 2024 का लोकसभा चुनाव। मोदी जी का जो सपना है वो पूरा हो, इस वजह से देवेंद्र जी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पहले उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का आदेश हमारे सामने आया कि नहीं, आप वहाँ उप मुख्यमंत्री बनी है, और उन्होंने ये माना। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के लिए सर्वोपरि हित समझा और पार्टी का जो आदेश है वो माना है। एकनाथ शिंदे भी अच्छे कार्यकर्ता है, उनको पूरा जीवन का अनुभव है, कोई रबर स्टैम्प नहीं है, और हम रबर स्टैम्प करके यूज करने वाले कार्यकर्ता भी नहीं है।
तो शपथ 22 की, लेकिन दांव 24 का। फडणवीस वाले प्रकरण में अब बीजेपी यही दलील दे रही है, लेकिन इस दलील से खुद देवेंद्र फडणवीस अपनी मायूसी कम कर पाएंगे या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। शपथ 22 की, दाव 24 का, यही सबसे बड़ी दलील महाराष्ट्र में सत्ता बनाने के पीछे दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर बीजेपी की सरकार पर हमला बोल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से नुपुर की गिरफ्तारी की मांग की। हमारी सहयोगी प्रतिमा ने मामले पर असदुद्दीन ओवैसी से खास बातचीत की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की वो आपने भी सुनी होगी, पहली प्रतिक्रिया सर। आज की जो भी ऑब्जर्वेशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के थे, मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अपील भी करता हूं और डिमांड भी करता हूं कि नुपुर शर्मा को बचाने से रोकें। वो और उनकी सरकार उनको बचा रही है, कानून को अपना काम करने दिए। ये ठीक नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आपके हिसाब से होना क्या चाहिए था? किस तरीके की कार्रवाई नुपुर शर्मा के खिलाफ होनी चाहिए थी? मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी भिवंडी की स्पीच को आपकी के और एबीपी माझा ने, महाराष्ट्र के चैनल ने चलाया था, जिसमें मैंने प्रधानमंत्री से आज से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, कि हमने अपील की प्रधानमंत्री से, प्लीज़ आप अरेस्ट करिए उनको। आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आप देश के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, तो मेरे भी हैं। मेरे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहेंगे जिंदगी भर, मगर प्रधानमंत्री क्यों एक्शन नहीं ले रहे? जब आप एक तरफा कार्रवाई की बात करते हैं ओवैसी साहब, तो ऐसे कई लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान करते हैं, उनके खिलाफ भी क्या आप इसी तरीके से कार्रवाई की मांग करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जो भी कानून का उल्लंघन करता है, जो वायलेशन करता है, आप प्लीज एक्शन लीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? आप तो, आपकी एक आंख से अंधी है सरकार। ये 2 आंख अगर होती तो दोनों आंख से देखते नाइंसाफी को, तो एक ही आंख से देख रहे हैं हर चीज को। लेकिन जिस तरह की घटना उदयपुर से सामने आई, आपको लगता है कि मुसलमानों में भी कुछ लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको भी गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए वो इतने एक्सट्रीम कदम उठा रहे हैं? ब्रेन वॉश तो उन लोगों का भी किया गया जिन्होंने उदयपुर में चंद साल पहले अफरोजुल को, जो बंगाल का लेबरर था, उसको हत्या का वीडियो बनाकर उसके जिस्म को जला दिया गया। ब्रेन वॉश तो उन लोगों का भी किया जा रहा है जिन्होंने पीलू खान का जयपुर में गोश्त के नाम पर वीडियो बनाकर हत्या कर दी, रगबर का कर दिया रांची में। तो अब आप किस तरीके की कार्रवाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं नुपुर शर्मा के केस में? क्योंकि दिल्ली पुलिस को भी कहा गया है कि ये तो आप रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दे रहे हैं नुपुर शर्मा को। दिल्ली पुलिस को भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज कटघरे में खड़े कर दिया। आप बुलाइए दिल्ली पुलिस को अपने टीवी चैनल पर, आप बुलाइए भाजपा के प्रवक्ताओं को, उनसे पूछिए कि उनको क्या बोलेंगे। क्योंकि गुजरात के केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 450 पे जजमेंट के एविडेंस नहीं है, तो आपने तो पूरा बाजा बजा दिया कि क्लीन चिट कह दिया। भाई अब इस पर क्या बोलेगी भाजपा? 2024 तैयारी शुरू देख रहे थे आप, मुझे इजाजत दीजिए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।